हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर पीडीएफ सेंड की थी, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या है? ग्रीन्स थ्योरम, if C is the closed curve which has the property that any straight line parallel to coordinate axis cuts C in at most 2 points. मीन्स पहले तो ये बात है कि जो कर्व C है, क्लोज्ड कर्व C, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए कि कोई भी अगर लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो कि किसके पैरेलल है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के, तो वो C को एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पे ही कट करनी चाहिए। दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस तरह की कर्व है, then you can see that the line parallel to y-axis will cut the curve in how many points? 1, 2, 3, 4. तो ये जो कर्व है ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए। सी कर्व की क्या खासियत होनी चाहिए कि कोई भी लाइन जो है विच इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट शुड कट सी इन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स एंड लेट द इक्वेशन ऑफ C1, ये जो क्लोज्ड कर्व हमने ली है इसमें, तो इसमें ये खासियत है कि कोई भी अगर लाइन है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, वो इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे ही ज़्यादा से ज़्यादा कट कर सकती है। तो ये जो कर्व है इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक उसको हमने नाम दिया है C1 का, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको हमने नाम दिया है C2 का। सो दिस इज द कर्व C1 एंड दिस इज द कर्व C2. From A to B we have C1, from B to A we have C2, so that the C curve is C1. Our curve C is equal to C1 plus C2. Now suppose the equation of C1 is y equal to y1x. इस कर्व की जो इक्वेशन है दैट इज सपोज y इक्वल टू y1x, और इस कर्व की जो इक्वेशन है दैट इज सपोज y इक्वल टू y2x, एंड R इज द रीजन विच इज बाउंडेड बाय C. और ये जो पूरी की पूरी कर्व है C, इसने जो एरिया इनक्लोज किया हुआ है, here is the area which is enclosed by this curve C, and let that area is suppose R. Then what does this theorem say? This theorem says that line integral m dx plus m dy over C over this curve, this is equal to double integral of curl n upon curl x minus curl m by curl y over the region R over this region R dx dy. So ये आज हम इस theorem का प्रूफ करेंगे। हाँ जी, कंसिडर दिस डबल इंटीग्रल ऑफ कर्ल m बाई कर्ल y ओवर r. नाउ मैंने क्या बताया था कि अगर डबल इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट करना है, वी आर टू इंटीग्रेट कर्ल m बाई कर्ल y ओवर r. तो क्या करना है, हमने सबसे पहले एक लाइन लेनी है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट करना चाहते हो तो लाइन पैरेलल टू लेंगे y एक्सिस के. अगर आप x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना चाहते हो देन वी विल टेक द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. So here we will take the line parallel to y axis, means we will integrate with respect to y first. ये है dx dy, with respect to y भी इंटीग्रेट करना है, with respect to x भी इंटीग्रेट करना है, तो पहले हमें with respect to y इंटीग्रेट करेंगे. तो we will take line parallel to y axis. जहाँ पे इस लाइन ने r को एंटर किया वो कर्व कौन सी है? y इक्वल टू y1x. और जहाँ पे इस लाइन ने R को लीव किया, इस रीजन को लीव किया, उस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू y2x. सो द लिमिट्स ऑफ y विल बी फ्रॉम y1x टू y2x. और इस रीजन में जो x है वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है? x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक. तो जो x की लिमिट्स आएंगी वो आएंगी a टू b. So what is the integration? Double integration of curl m by curl y over r. It is integration from y1x to y2x from a to b. These are the limits of y and these are the limits of x. Right? Now we have a very important theorem which is fundamental theorem of calculus. What does this theorem say? This says कि integration from a to b fx dx, this is equal to capital F at b minus capital F at a, where what is f? F is the function such that derivative of fx is equal to small fx. This is very well known theorem, fundamental theorem of calculus. So ये theorem क्या कहती है कि integration of small fx dx from a to b is equal to capital F at a, b at b first,
then at A first, minus capital F at A, where what is capital F? Capital F has the property that derivative of capital Fx with respect to x is equal to small fx. So if you substitute this value of fx here, what do you get? Integration from A to B. What is this small fx equal to? This is equal to derivative of capital Fx dx. So fundamental theorem of calculus says that this is equal to f at b minus f at a. So ये चीज हमने यहाँ पे यूज करनी है. यहाँ पे हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम y1x to y2x कर्ल m by कर्ल y dy. तो m is a function of two variables x and y, but here we are taking partial derivative with respect to y, means we are taking differentiation with respect to y only. So we will by fundamental theorem of calculus, what is this integration equal to? This is integration is equal to value of m at y2 minus value of m at y1. This is what fundamental theorem of calculus says, because dy dx fx इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी क्या किसके बराबर है? f at b minus f at a. The same is here. We have curl m by curl y. So derivative of m with respect to y, that is इसका इंटीग्रेशन जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये क्या आएगा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस? mx at y2 minus mx at y1. ओके, नाउ इस इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर लेते हैं. माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स वाई वन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एम एक्स वाई टू आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया है? ए टू बी की बजाय क्या लिखा है? बी टू ए. जब हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन लग जाता है. सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एम एक्स वाई टू डी एक्स. नाउ व्हाट इज दिस? माइनस ऑफ we are integrating over of mxy1 from a to b dx. What is this? We are summing over the values of m over c1. So this is nothing but line integral of f over c1 minus, and this is nothing but line integral of m over c2, because y equal to y2x is equation of c2 and y equal to y1x is equation of c1. Minus sign common, so we have integration of m over c1 plus integration of m over c2, which is nothing but integration of m over c. The same way we can prove that line integral of n over c is given by double integration over r curl n by curl x dx dy. So if you sum up the two integrations, you will get line integral of m dx plus n dy over c is equal to double integration of curl n by curl x minus curl n by curl y dx dy. Hence the theorem. Now we will do one example. Evaluate line integral of y minus sin x dx plus cos x dy over c, where what is the curve c? C is the triangle with vertices 0, 0, pi by 2, 0, pi by 2, 1. First of all, we will evaluate it directly, and then we will evaluate this integral by using Green's theorem. Okay, so we have this integral y minus sin x dx plus cos x dy. So this is your capital M and this is your capital N. So first of all, we have to evaluate this integral directly. तो पहले हमें ये कर्व बनानी है. कर्व क्या है? C is the triangle with vertices 0, 0, pi by 2, 0, pi by 2, 1. 0, 0 यहाँ पे आया, pi by 2, 0 will be somewhere here, and pi by 2, 1 will be directly above this point. So join these all point. You will have curve from O to A, then from A to B, then from B to O. So the curve C is composed of three curves: OA, AB, and BA. So this is suppose your C1, this is suppose your C2, this is suppose your C3. So line integral of this function over C will be equal to line integral of the same function over C1 plus line integral of this function over C2 plus line integral of this function over C3. So we have composed the integral into three parts: over C1, over C2 and over C3. तो सबसे पहले हम C1, C2, C3 की इक्वेशंस बनाएंगे. What is C1? C1 is this part, O to A. So here you can see that throughout this line y is equal to 0. y की वैल्यू जो है वो 0 ही रह रही है, और जो x है वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके
pi by 2 तक. So equation of OA which is C1 is given by x varying from 0 to pi by 2 and y equal to 0. Next is AB which is C2. इसमें क्या है, जो x है उसकी वैल्यू थ्रू आउट क्या है, पाई बाय 2 के बराबर, और जो y है वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक. सो AB की इक्वेशन क्या बनती है, x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड y वेरिंग फ्रॉम 0 to 1. नाउ व्हाट इज C3? C3 is the line, C3 is the line joining O and B, and you know how to find the equation of a line joining the 2 points. 2-point formula, we have the 2 points x1 y1 and x2 y2. Then what is the equation of line joining these 2 points? This is given by y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. So we will make use of this formula. What is the equation of the line joining the points O and B? It is given by y minus y1. y1 is 0. You can take this to be x1, this to be y1, this to be x2, this to be y2. Put all these values in this equation. You will get equation of this line is given by x equal to pi by 2 y. So you can say y equal to 2 by pi x. So equation of this line is y equal to 2 by pi x, but here you are to take the value only in between 0 to 1. 0 to pi by 2. किसकी? X की. So equation of OB is given by y equal to 2 by pi into x, where x varies from 0 to pi by 2. So till now we have derived the equations of C1, C2 and C3. Now what is line integral of this function over C1? So C1 की equation क्या है, x varying from 0 to pi by 2, y equal to 0. Now y is 0 throughout, that is y is constant. जब y constant हो तो उसका differential किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, that is dy will be equal to 0. y is equal to 0, dy is equal to 0. y को जब हमने 0 रखा तो ये बन गया minus sin x dx, और यहाँ पे dy को 0 रखा, this part is gone. So this is minus sin x dx and x is varying from where to where, 0 to pi by 2. So this integral will be from 0 to pi by 2. जब हमने इसको evaluate किया तो value आई minus 1. Now integration over C2, y minus sin x dx plus cos x dy. हमें पता है C2 की इक्वेशन हमने निकाली है, x is equal to pi by 2 and y varies from 0 to 1. जब x pi by 2 के बराबर है थ्रू आउट, दैट इज x इज ए कांस्टेंट. जब x कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशियल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर. सो वी हैव x इज इक्वल टू pi by 2, x की वैल्यू हमने pi by 2 डाल दी और dx की वैल्यू 0 डाल दी. जब हम dx 0 डालेंगे दिस पार्ट विल बी गॉन एंड कोस ऑफ x की बजाय pi by 2 dy, और y इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, तो जो लिमिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 0 से लेके 1 तक. So this integral is from 0 to 1 cos pi by 2 dy. Cos pi by 2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, and integral of 0 is equal to 0. Next is integral over C3. Integral over C3 y minus sin x dx plus cos x dy. अब C3 की इक्वेशन है y equal to 2 by pi x, x vary from 0 to pi by 2. But हमें क्या चाहिए, you can see our C3 is not from O to B, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट ये वाला होगा, और x की वैल्यू जब पाई बाय 2 होगी तो पॉइंट ये वाला होगा. अगर हम डायरेक्टली C3 लेंगे then you will have this direction, but we need this direction because we have this triangle from O to A, then from A to B, then from B to O, not from O to B. So instead of taking C3 we will take minus C3, so that minus C3 will be from B to A. So we have minus C3 जो है वो है ये, लेकिन हमें C3 के ऊपर इंटीग्रल चाहिए, तो हम जो लिमिट्स है वो रिवर्स कर देंगे, 0 से लेके पाई बाय 2 तक नहीं बल्कि पाई बाय 2 से लेके 0 तक. सो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 2 बाई पाई टाइम्स x. y को हमने ये पुट कर दिया माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dy की वैल्यू क्या है, 2 बाई पाई डी एक्स. ये dy की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, पूरे का पूरा जो फंक्शन है वो x में आ चुका है. Now we are to just simply integrate with respect to x from pi by 2 to 0. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 minus pi by 4 minus 2 pi by. So we have evaluated integral over C1, we have evaluated integral over C2, and we have evaluated integral over C3. Therefore integral over C will be sum of all these. After summing up you will get integral, line integral of m dx plus n dy over C will be minus pi by 4 minus 2 pi by. Now we are to evaluate it through Green's theorem.
अब ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ओवर सी विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर आर ऑफ कर्ल एन बाई कर्ल एक्स माइनस कर्ल एम बाई कर्ल वाई. कर्ल एन बाई कर्ल एक्स, एन क्या है डी वाई का कोएफिशिएंट, कर्ल एम बाई कर्ल वाई, एम क्या है डी एक्स का कोएफिशिएंट. तो हमारी एग्जाम्पल में जो डी एक्स है, जो एम है, एम क्या है वाई माइनस साइन एक्स और एन क्या है कॉस एक्स. सो कर्ल एन बाई कर्ल एक्स इज minus sin x because n is cos x, therefore curl n by curl x is minus sin x. And then we have m which is y minus sin x, therefore curl m by curl y, derivative of m with respect to y, it will be 1. So we have curl n by curl x minus curl m by curl y to be equal to minus sin x minus 1. So इसका हमने इंटीग्रेशन करना है ओवर r. तो देखते हैं ओवर r इंटीग्रेशन कैसे होगा. डबल इंटीग्रेशन ओवर r. R क्या है the area enclosed by this curve C. So this is your R. Now we will take a line which is parallel to y axis. तो हम देखेंगे ये जो लाइन है which is parallel to y axis, ये इस रीजन को कहाँ पे एंटर कर रही है और कहाँ पे लीव कर रही है. तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये यहाँ पे इसको एंटर कर रही है और यहाँ पे लीव कर रही है. यहाँ जब एंटर की तो y की वैल्यू है 0 और जहाँ यह जब ये इसको लीव किया तो यहाँ पे वैल्यू है y की 2 बाई पाई टाइम्स x. तो y की जो लिमिट्स आएंगी वो क्या आएंगी 0 से लेके 2 बाई पाई x. और r इस रीजन में कहाँ से x इस रीजन में कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 से लेके पाई बाई 2 तक. सो x की जो लिमिट्स हैं वो क्या आएंगी 0 to पाई बाई 2. सो दिस इंटीग्रेशन इज 0 to 2 बाई बाई x 0 to पाई बाई 2 माइनस साइन x माइनस 1 डी वाई डी एक्स. पहले हमने इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आया. जब हमने इसको इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x देन हमारे पास ये है. Then you can see that both the answers will be same. एक हमने किया डायरेक्टली इसको एवेल्युएट, उसमें आंसर क्या आया माइनस पाई बाई 4 माइनस 2 बाई पाई. और जब हमने इसको ग्रीन्स थ्योरम लगा के एवेल्युएट किया फिर भी वैल्यू क्या आई है 2 बाई पाई प्लस पाई बाई 4 का नेगेटिव साइन. सो इन बोथ द केसेस रिजल्ट विल बी सेम. तो यू कैन सी द यूज ऑफ ग्रीन्स थ्योरम कि जब हमने इसको डायरेक्टली इवैल्यूएट किया तो जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, लेकिन जब हम इसको ओवर आर इंटीग्रेट करते हैं तो वो बिल्कुल छोटा हो जाता है. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, राइट. जब तो आपको क्वेश्चन करने के लिए ये आता है कि आपने इसको इवैल्यूएट करना है बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, फिर तो आपने उसके राइट हैंड साइड को इवैल्यूएट करके आंसर निकाल देना है. लेकिन जब आपको ये आता है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम देन आपको लेफ्ट हैंड साइड भी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड भी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट की, और ये दिखाना पड़ेगा कि आंसर इज सेम इन बोथ द केसेस. थैंक यू.